अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं साजिद अली सतपारा से। साजिद अली सतपारा के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ना इतना ही आसान है कुदरती तौर पर जैसे एक छोटे बच्चे के लिए सीढ़ियां चढ़ना या पैदल चलना। ये 9 या 10 बरस के थे तो सतपारा गांव के मवेशियों को अपने साथ पहाड़ की चोटी पर ले जाते थे और 19 बरस की उम्र में इन्होंने K2 जैसी चोटी को सर किया। ये मोहम्मद अली सतपारा साहब के बेटे हैं, हमारी कौम का फ़ख्र है। इनके वालिद पर, इन पर हमारी कौम को कल भी नाज था, है और रहेगा। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं साजिद सतपारा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मोस्ट वेलकम। अच्छा साजिद, ये बताएं कि वैसे तो पूरी दुनिया जानती है लेकिन एक दफ़ा फिर भी याद दहानी के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपके वालिद साहब जो थे K2 को सर करते हुए सर्द मौसम में शहीद हुए। आप उनके मिशन को लेके आगे चल रहे हैं, तो क्या इरादे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद के पर्सनली मैं एक प्रोफेशनल क्लाइंबर हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि वालिद अली सतपारा जैसा क्लाइंबर न पहले आया है और ना आएगा। तो मैं भी उनकी टीम का हिस्सा था। मैं पहले भी जब K2 विंटर जो आइसलैंडिक पाकिस्तान विंटर एक्सपीडिशन था 2020-21 उसका भी मैं एज ए टीम मेंबर्स और हम क्लाइंब कर रहे थे। वो पहले से प्रोफेशनल क्लाइंबर था मैं। अच्छा। तो अभी मेरे इंशाल्लाह वालिद की लेगेसी को आगे लेके चलना क्योंकि एक मेरा फ़र्ज़ है और एक्सपेक्ट करते हैं पूरी नेशन और पूरे जो वालिद के दोस्त हैं और वो कहते हैं कि बेटा तुम एक प्रोफेशनल क्लाइंबर हो। तो अक्सर वालिद के दोस्त कहते हैं कि वालिद की कुर्बानी तुम्हारी इस कामयाबी के लोग तुम्हें वालिद की कुर्बानी की वजह से जानते हैं। तो इसको ज़िंदा रखो और इसी को आगे लेके चलो। तो इंशाल्लाह मैं अभी 10-15 मार्च को नेपाल जा रहा हूँ। तो दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नपूर्णा 1 कहते हैं उसको, जो 8091 मीटर उसकी हाइट है। और ये फर्टिलिटी रेट और दुनिया की डेंजरस जो रैंकिंग होती है माउंटेन्स की है और ये नंबर 1 पे है। तो उस पर मैं इंशाल्लाह विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम कर रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली जो फोकस करता हूँ अभी तक कोई पाकिस्तानी नहीं है जिसने विदाउट ऑक्सीजन इस माउंटेन को क्लाइम किया है। अच्छा, अभी कोई पाकिस्तानी एक दो पाकिस्तानियों ने पहले क्लाइम किया, उन्होंने विदाउट ऑक्सीजन किया है। तो मैं विदाउट ऑक्सीजन इंशाल्लाह प्रीफर करता हूँ क्लाइंबिंग के लिए। इंशाल्लाह मैं पहले विद ऑक्सीजन क्यों नहीं है साजिद? मतलब अपनी जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत है? इंटरनेशनल क्लाइंबर्स कम्युनिटी में एक कैटेगरीज होती है क्लाइंबिंग की भी। आप विदाउट ऑक्सीजन करते हैं तो उसकी अलग वैल्यू होती है, विद ऑक्सीजन करते हैं तो उसकी वैल्यू जाहिर बात है कम हो जाती है। और उसमें इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते इंटरनेशनल क्लाइंबर्स कम्युनिटी में। बाकी हमारे पाकिस्तान में या लोकल लोगों को तो पहाड़ चढ़ना मकसद होता है कि बंदे ने K2 समिट किया, अन्नपूर्णा समिट किया। बाकी हम लोग जो प्रोफेशनल एडवेंचरर होते हैं हमें पता होता है कि विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन की क्या अहमियत होती है और रियल जो फीलिंग आती है आपको विदाउट ऑक्सीजन करते हो तो उसकी डिफरेंट फीलिंग होती है, उसी नेचर को आप एंजॉय करते हैं। लेकिन विद ऑक्सीजन करते तो क्योंकि आपको ऑक्सीजन मिलती तो आपका स्ट्रगल इतनी करनी पड़ती नहीं है आपको, फिर उस एडवेंचर का इतना मज़ा नहीं रहता है। इसलिए वल्लाह ये बहुत एडवेंचरस है भाई लेकिन अपनी जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। जी रिस्क में अभी वहीं रिस्क में अक्सर जो काम होता है उनमें बड़ा मज़ा आता है और क्योंकि एक पहाड़ी जो एक्सट्रीम एडवेंचर कहते हैं माउंटेनिंग को हम लोग, उसमें रिस्क है, रिस्क की एक लिमिट, काफ़ी रिस्क है, जान का खतरा है। लेकिन नेचर से आप कनेक्टेड होते हैं, मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। दुनिया जहाँ की बर्फों में आप कहीं दुनिया उसमें डिसकनेक्ट हो जाते हैं तो इस तरह के कामों में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने क्लाइंबिंग स्टार्ट क्यों की? क्योंकि ठीक है आपके वालिद क्लाइंबर थे लेकिन आप ये भी तो होता ना कि ज़रूरी नहीं है कि जो बाप का प्रोफेशन हो बच्चा उसी को लेके आगे चले। आपने कुछ और सोचा था या यही सोचा था शुरू से कि मैंने भी? जी अभी मेरे भी, अब हम 3 भाई हैं, हम 3 भाई और एक सिस्टर हैं। बाकी वो दोनों भाइयों को शौक नहीं है क्लाइंबिंग का। वो आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? मुझसे मेरे से छोटा भाई अभी कोई 21 ईयर्स का है, वो यूनिवर्सिटी में, उसको शौक नहीं है। अच्छा। और मैं क्योंकि मेरा मोस्टली जो चाइल्डहुड थे सतपारा में गुजरा है और हमारे सतपारा को एक माउंटेनियर्स की ज़मीन कहा जाता है, लैंड ऑफ लेजेंड्स, क्योंकि हमारा एक नाम है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमें माउंटेनियर्स, क्योंकि इतने वर्ल्ड बेस्ट क्लाइंबर्स हमारे सतपारा से पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी एक पहचान बना के एक नाम कमाया इसमें। तो इसलिए किसी को भी जिंदा रखना है। और शुरू में जब हम बचपन से भी नेचुरल बोर्न क्लाइंबर्स हम कहते हैं क्योंकि विलेज का माहौल है, हम 3000 मीटर हाइट पे पैदा हुए हम लोग। उस आब हवा में पैदा होकर बचपन से ही कुछ सलाहियतें हमारे अंदर है वे माउंटेनियरिंग की। तो हमें इस माउंटेनियर बनने में मुश्किल नहीं आती, हम इजीली बन जाते हैं। और एक्सट्रीम जो हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग के लिए भी हमारे अंदर सख्त होती है और नेचुरली भी हमारे अंदर कुछ सलाहियतें होती है। और हमें हल्की सी ट्रेनिंग, और वालिद को देखिए भी क्योंकि वालिद भी बचपन से ही एक प्रोफेशनल क्लाइंबर थे और बचपन से वालिद के माउंटेन से किस्से सुनते आ रहे थे और साजो सामान को देखते आ रहे थे बचपन से ही हमारे माइंड। अच्छा साजिद, एक अच्छा माउंटेनियर बनने के लिए आप क्या लोगों को एडवाइस करेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है?
आज सबसे पहले तो हम किसी भी काम की आपकी एक ज़हनियत होती है, मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, आपकी ज़हनियत आपका इंटरेस्ट होता है कि माउंटेनियरिंग। अभी हमारे पाकिस्तान में तो कि हर जो स्टूडेंट होता है उसका एक ख्वाब होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अफसर बने, उस तरह का होता है। लेकिन इंटरनेशनल क्योंकि हम लोगों को देखते हैं, अभी मैं बहुत दुनिया जब उनको एक्सपोजर मिलता है, लोगों को देखते हैं, उनकी मेंटलिटी हमसे टोटली डिफरेंट है और लाइफ को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं वो लोग। तो नेचर को एंजॉय करते हैं और रूटीन की तरह जो काम होता है, अभी कोई ऑफिसर है या कोई जॉब भी करता है तो वो भी अपने टाइम में, साल में टाइम निकाल के वो नेचर को एंजॉय करता है। वो कहीं एक्सप्लोर करने के लिए ट्रेकिंग करता है और कहीं जगह पे जाके एक्सप्लोरेशन करते हैं, क्लाइंबिंग करता है। तो उस तरह के लोग ज़्यादा खुश रहते हैं और वो रियल जो लाइफ वो जीते हैं और बिजनेस करने को के उसमें बड़ा मज़ा भी है, इंटरेस्ट भी है। तो इंशाअल्लाह आपके वालिद जो हैं वो हमारी कौम के हीरो हैं और उनसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे भी बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ यादें अपने वालिद की शेयर करें। हाँ जी, वालिद एक यूनिक, अक्सर वो कहते हैं कि लाखों में हज़ारों में लोग सदियों में पैदा होते हैं। बिल्कुल। तो सारे जो वालिद के दोस्त होते हैं तो मुझे भी कहते हैं, क्योंकि मुझसे, मैं तो शुरू में स्टूडेंट था, कोई 3-4 साल हुए तो प्रोफेशनल क्लाइंबर बन गया। बचपन से ही वालिद के साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग थी। तो हर फील्ड में, क्योंकि फुटबॉलर बेस्ट फुटबॉलर थे, क्लाइंबिंग में आए, बेस्ट क्लाइंबर बन गए और बिजनेस भी किया मेरे वालिद ने। अच्छा। मेरे वालिद की जो दादा की एक शॉप होती थी हमारे सिकंदर मार्केट में, तो उसका वो बिजनेस भी किया। हर फील्ड में फार्मिंग करते थे, घर में होते तो हमारे साथ खेलते थे। तो एक इस तरह के लोग हर जो उसमें होते हैं ना कि हर चीज़ में बेस्ट। कोई ऐसी खूबी उनकी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और कोई ऐसी बात जो आपको थोड़ी नागवार गुजरती हो? सबसे जो बेस्ट खूबी थी, क्योंकि हम विलेजर्स, हम जो साफ, वी आर सिंपल लोग। हाँ। मैं अक्सर लोगों को वी आर सिंपल बट नॉट स्टूपिड, हम सिंपल होते हैं लेकिन स्टूपिड नहीं। हमारे गाँव में होते थे तो वो क्योंकि एक माइनास को फेमस है, एक पहचान रखते थे और वर्ल्ड स्टैंडर्ड लाइफ जीते थे। तो अब अक्सर हम छोटे बड़े लोग होते हैं तो सबसे एक घुल मिल के, और एक छोटा होता है छोटे से मिल के उसकी लेवल की बातें करके उससे घुल मिल के हंसी मजाक में पड़ा होता है। उसी हिसाब से हर फील्ड के बंदे से उसकी अपनी एक बॉन्डिंग होती थी और हर किसी से प्यार और मोहब्बत से मिलते थे। तो एक अभी भी मेरे विलेजर्स जो होते हैं, अभी गाँव के सतपारा के लोग हैं, वालिद की वजह से बड़ा मुझे चाहते हैं वो लोग। वो कहते हैं कि अक्सर, क्योंकि उनकी आंखों से उनकी दीदी एक लगाव है, तो वालिद की वजह से मुझे कहते हैं कि आपका बाप बहुत एक अच्छा और बड़ा एक मेहनती बंदा था। तो स्पेशली जब विलेज में होते तो फार्मिंग और सारी दुनिया के जो काम होते तो उनमें सारी चीज़। अच्छा, जब उनकी शहादत की खबर आप तक आई तो उस वक्त क्या तासुरात थे? लेकिन आपने बड़ी हिम्मत के साथ वो सारा का सारा टाइम गुजारा, वरना होता ना कि वालिद की डेथ की खबर सुन के तो, लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत हिम्मत का मुजाहिरा किया। कितने टाइम लगा उनकी डेड बॉडी को आने? आई एम द ओनली विटनेस ऑफ K2 विंटर जो एक्सीडेंट था, क्योंकि मैं उनके टीम का मेंबर था और मैं ही सर्वाइव करके, क्योंकि मैं K2 के टॉप से कोई 300 मीटर नीचे से वापस आया था और मैं ही विटनेस था जो सारा कुछ वो हुआ था। मैंने ही सबको दुनिया को बताया कि जब मैंने फर्स्ट जो अपनी जो आर्मी एविएशन बेस पे उतर के मैंने अपने जो फर्स्ट इंटरव्यू में कहा कि बॉडी के सर्जन के लिए ऑपरेशन हो तो ठीक है, बाकी उनके बचने के चांसेस जो 8000 से अबव डेथ जोन के थे उसमें ना होने के बराबर है, जो फर्स्ट मैंने अपनी जो मीडिया टॉक्स में ही बताया था। फिर भी मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स की और सर्च मिशन रहा, पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा सर्च मिशन किया। बिल्कुल। तो हम एडवेंचर लोग जो शहादत में जो प्रोफेशनल क्लाइंबर, जब मैंने सर्च मिशन किया फिर 2021 में, फिर मैंने एक मिशन सतपारा करके उनकी बॉडीज़, वालिद की बॉडीज़ को रिकवर करके इस्लामिक कवानीन के मुताबिक जो मैं कर सकता था उस हाइट पे, उस K2 की बुलंदी पे मैंने तदफीन की वालिद की। तो अक्सर जो वालिद के दोस्त और मैं खुद समझता हूँ कहते भी हैं कि योर फादर वाज लकी दैट ही डाइड इन द वर्क्स व्हिच ही लाइक्स। और 47 वालिद की उम्र थी अभी, तो काफ़ी यंग थे, स्ट्रंग थे। और वालिद भी, हम हंसी मजाक में अक्सर कहते थे कि वो विलेज में भी वालिद भी कहते कि मैं इस पहाड़ों में भी कहीं वो हो जाऊँ। तो अच्छा, इतनी यंग एज में उन्होंने शहादत पाई, तो उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश थी जिसका वो इजहार करते हो कि वो करना चाहते हो और वो पूरी ना हुई हो? वालिद की ख्वाहिश, क्योंकि एक हमारे तो वालिद थे, तो वालिद की ख्वाहिश प्रोफेशनल क्लाइंबिंग में, क्योंकि दुनिया के जो 14 बुलंद पहाड़ है अभी जो दुनिया में, तो 8 जो दुनिया के 8 बुलंद तरीन पहाड़ समेट कर चुके थे वालिद विदाउट ऑक्सीजन। तो उसकी दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ समेट करने की ख्वाहिश थी। तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह अभी जो मेरा जो मेन फोकस है, क्योंकि 8 वालिद ने किए थे,
अभी जो 6 वालिद के माउंटेन जो अनक्लाइम्ब उन्हीं पे ही मैं पहले जा रहा हूँ, क्योंकि उनको क्लाइंब करूँगा, फिर उसके बाद जो माउंटेन है उनको क्लाइंब करूँगा। अपने वालिद की ख्वाहिश इससे ये होगा कि वालिद तो और मेरे जो अचीवमेंट्स के बेस में हम 14 हमारी फैमिली से तो पहले 14 करेंगे, उसके बाद अपने जो माउंटेन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके वालिद के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं आपके फेवरेट माउंटेनियर कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ जी, वालिद के अलावा बड़े फेमस क्लाइंबर्स है, क्योंकि हम यंग है, अभी यंग जो इमर्जिंग क्लाइंबर्स है। हम है काफ़ी प्रोफेशनल, अब नाम कमाया है हमने, लेकिन अभी हमारी स्टार्टिंग है, कोई 6-7 साल हुए फील्ड में आके। तो अभी यूरोपियंस हम कुछ क्लाइंबर्स को देखते हैं, अभी मैंने हाथ पर्सनली कुछ माउंटेन गाइड्स और क्लाइंबर्स को देखा है, लेकिन हम रोल मॉडल पहले जो नाम है अभी राइनहोल्ड मेशनर है, डेनिस रुब्रुको है और उलिस्टेक है, बड़े नाम सुनते आ रहे हैं। कौन से मुल्कों से अभी राइनहोल्ड मेशनर इटली से है, वो जो फर्स्ट क्लाइंबर है जिसने दुनिया की 14 बुलंद तरीन पहाड़, वर्ल्ड का फर्स्ट क्लाइंबर जिसने समिट किया विदाउट ऑक्सीजन, उसका एक नाम है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं है, बस सुना है, उसको पढ़ा है लोग। उससे मिलने की भी ख्वाहिश होगी आपको? जी तो जरूर, वो अभी आता है, अभी भी पाकिस्तान में भी आया था 2-3 साल पहले नंगाबरद में। उसने तो आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, उस वक्त मैं किसी और माउंटेन में था, उधर आके का चला गया। लेकिन अभी बेंजामिन एक कुछ क्लाइंबर से जर्मनी, और जिनको हमने देखा है माउंटेन्स में जो टार्ट रोप और उस तक क्लाइंब करते, हम उनसे बड़ा इंस्पायर होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे ज़्यादा यादगार क्लाइंबिंग ट्रिप कौन सा था, तो आप किसका बताएंगे? हाँ जी, यादगार क्लाइंबिंग ट्रिप्स तो काफ़ी हैं, बचपन से ही हम पहाड़ों पर चढ़ते आए हैं, लेकिन जो मेरा यादगार जो K2 विंटर, क्योंकि उसमें लाइफ टर्निंग एक मिशन था हमारा। K2 विंटर जो आइसलैंडिक पाकिस्तान विंटर एक्सपीडिशन था, तो उसकी काफ़ी मेमोरीज है, क्योंकि शुरू में मैंने कोई वालिद के साथ जो लास्ट जो मैंने अपने जो लम्हात गुजारे थे दिसंबर और फरवरी 5 तक, तो काफ़ी यादगार हैं और काफ़ी टफ रहा, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा विंटर में। काफ़ी सख्त, मैं इमर्जिंग एक क्लाइंबर था और काफ़ी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मुझे काफ़ी स्ट्रगल्स करनी पड़ी, और काफ़ी यादगार जो वालिद के साथ क्लाइंबिंग पार्टनर्स थे हम लोग, एक टफ मिशन में वालिद लीड कर रहा था और मैं उसको सपोर्ट कर रहा था। वालिद सख्ती भी करते थे? नहीं, हम तो अक्सर जो बाइक के दोस्त और वो बोलते थे, हम कहते थे कि आप दोनों बाप बेटे की तरह भाइयों की तरह लगते हैं, क्योंकि वालिद माशाल्लाह से काफ़ी यंग लगते थे, अपनी जो एक स्पोर्ट्समैन थे और अपनी फिटनेस को बरकरार रखा था। हम शुरू से एक प्रोफेशनल क्लाइंबर्स थे, हमारी फील्ड भी एक थी और दोस्तों की तरह ही थे हम लोग। अक्सर हमारे विलेज में होते थे तो साथ में हमारे दोस्तों के साथ फुटबॉल साथ में खेलते थे हम लोग, वालिद और मैं। तो शुरू से एक पर्सनल, लेकिन काफ़ी चीज़ों में सख्ती भी करते थे। जब पढ़ाई की बात आती थी शुरू की, क्योंकि मैंने ऑफिस कर रहा था, तो उस वक्त भी बेटा आप शुरू में वालिद कहते कि माउंटेनियर से पहले आप पढ़ो, आप कुछ पढ़ के कुछ अपना अमल चलाते रहो, फिर आप जो भी काम करेंगे। तो आपने कहाँ तक तालीम हासिल की? मैंने अभी बैचलर किया और इंशाल्लाह अभी एमए कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी एमए भी कर रहे हैं, साथ साथ पहाड़ों की चोटियाँ भी सर कर रहे हैं। एमए तो मैं वही स्टडीज पर डिस्टर्ब नहीं होती आपकी? नहीं, मैं प्राइवेट अभी मोस्टली प्रीफर करता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता हमें प्रॉपर जो एक रेगुलर स्टडी के लिए। बाकी हम प्राइवेट एग्जाम्स देते हैं, उसी से मैंने एफएससी तक मैंने रेगुलर कॉलेज में स्टडी की है, उसके बाद मैं प्रोवाइड किया बैचलर। अच्छा, आपके जो और 2 भाई हैं उनके क्या प्लान्स हैं? हाँ, मेरा जो अभी भाई है जो अभी यूनिवर्सिटी में इधर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, वो तो प्रोफेशनल अपनी स्टडी लाइफ पे है। दूसरा छोटा भाई है, उसको रॉक क्लाइंबिंग का थोड़ा शौक है, वो भी स्कूल में ज़्यादा अभी 9th क्लास में है, उसको आप ट्रेन करेंगे? इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैंने काफ़ी अभी हम कद्दू में अभी इधर तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती ट्रेनिंग की, क्योंकि एक प्लेन एरिया है राहुल में। अब कद्दू की तरफ जाते तो हम हाइकिंग, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। अच्छा, एक तो ये है ना कि क्लाइंबिंग वगैरह से आप लोगों की बिसाइड्स फिजिकल फिटनेस, इसके अलावा आप लोगों को क्या फ़वायद हासिल होते हैं? जी, हम क्योंकि मैं वालिद और हम प्रोफेशनल क्लाइंबर्स हैं, हमारी रोजी रोटी का ज़रिया ही है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं, यूरोपियंस, अभी मुख्तलिफ जो फॉरनर्स आते हैं, उनको हम एज ए माउंटेन गाइड उनको ट्रेन करते हैं। अभी एक बंदा K2 चढ़ने के लिए आता है तो उसको हम फैसिलिटेट करते हैं, उसको पहले हम, क्योंकि वो हमारी मदद के बगैर चढ़ नहीं सकता अक्सर लोग, क्योंकि हम ही रसिया लगाते हैं, उनको ऊपर फैसिलिटेट करते हैं, गाइड करते हैं। वो रास्तों का पता नहीं होता उनको किस जगह से चढ़ना है, हम उनको गाइड करते हैं, उनके टेंट ऊपर जो उनका कैंप सेटअप करते हैं, उनको फुली हम ही माउंटेन गाइड ही उनको चढ़ाते हैं हम लोग। माशाल्लाह, ये बड़ी वो लीडर बनने के लिए भी तो लीडरशिप क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा, ये बताएं कि वैसे तो आपका हौसला जो है वो पहाड़ों से बुलंद है, लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा भी हुआ कि किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हुए आपको थोड़ा सा डर महसूस हुआ हो?
हाँ जी जी, काफ़ी डर मैंने खुद फील किया अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी ऐसे मौके आए हैं। कौन सा ऐसे मौका? रिसेंटली मैं और मेरा कज़न था जो कश्यपडुम-2 दुनिया का 13वां बुलंद पहाड़ पाकिस्तान में। मेरा कज़न काफ़ी मुझसे थोड़ा बड़ा भी है, एक्सपीरियंस भी है क्लाइंबर, तो हम दोनों साथ चढ़ विदाउट ऑक्सीजन थे। काफ़ी क्लाइंबर चढ़ रहे थे, हम दोनों सिर्फ विदाउट ऑक्सीजन थे। तो इतनी हवा चली और इतनी सख्तियाँ, सर्दी, हवा, फिर 8000 का माउंटेन विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पर आके हम विदाउट जो रोप थी, एक जगह में रस्सी भी नहीं थी, हम दोनों इसी तरह बस चढ़ रहे हैं अपना इक्विपमेंट पहन के। तो फिर नीचे हवा आके नीचे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बादल नीचे होता है हमारे हमसे अक्सर, तो उन बादलों को देख इतनी तेज़ी से वो बादलों को लेके जा रहे थे, हवा, मुझे डर लगा यार, लग क्या मंजर देख रहा हूँ मैं नीचे। फिर बड़ी मुश्किल से फिर आप कैसे कंट्रोल किया, कैसे ऊपर तक गए थे? नहीं, फिर मेरा वजह एक हौसला मेरा जो कज़न भी था साथ, हम दोनों स्ट्रंग क्लाइंबर्स थे, हम प्रोफेशनली विदाउट ऑक्सीजन कर रहे थे। जब आपके साथ आपका कोई पार्टनर हो, क्योंकि बचपन से ही मेरा ताया का बेटा है वो, तो उससे कुल मिल के आ रहे, तो हम लोगों के साथ हौसले की वजह से हम लोग चढ़ पाए उधर। अच्छा, तो जब ज़्यादातर आप लोग या बाकी जो क्लाइंबर्स क्लाइंब करते हैं तो पार्टनर्स होते हैं साथ या अकेले सोलो भी आप लोग में कैटेगरीज होती है। अभी प्रोफेशनल क्लाइंबिंग, अभी सोलो क्लाइंबिंग होती है, अल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग, अभी विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट रोप। तो मोस्टली तो एक्सपीडिशंस बनाते हैं। अभी K2 में चढ़ने के लिए जाते हैं तो 7-8 बंदों का वो टीम बनाते हैं, टीम बना के वो साथ में चढ़ते हैं, उनका सारा सिस्टम प्लानिंग सेम होती है। अच्छा। तो हम अक्सर इस तरह करते हैं कि हम सेल्फ क्लाइंबिंग भी करते हैं। हम अपना सामान बेस कम तो किसी की सर्विस लेते हैं, हम लोग बेस कम जो स्टाफ होता है हमारे साथ होता है, ऊपर हम अपनी टेंट होट लेके जाते हैं, रसिया होट लगाते हैं। जब आपने K2 को सर किया तो कितने लोगों का ग्रुप था? हमारे साथ कोई थे उस वक्त 25-30 लोगों का, फर्स्ट टाइम मैंने जब क्लाइंब किया था, क्योंकि मैंने अभी तक कितनी दफ़ा कर चुके हैं? मैं 2 दफ़ा K2 को सबमिट किया। K2 को 2 दफ़ा, ओके। मैंने K2 को 2 दफ़ा सबमिट किया, और कश्यपडुम 1 और 2 जो पाकिस्तान में 2 माउंटेन्स हैं 8000 के, दुनिया का 11वां और 13वां बुलंद तरीन पहाड़, उसको सबमिट किया विदाउट ऑक्सीजन। और लास्ट ईयर मनासलू जो वर्ल्ड 8 हाईएस्ट माउंटेन है, उस पर फर्स्ट पाकिस्तानी उसको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करना। अच्छा, अभी कोई ऐसा पहाड़ है जो आपकी नज़र से ना गुजरा और रह गया हो, जिसको आपने सोचा कि ये भी है, मैंने तो इस पे भी अभी नहीं, बेसिकली हम तो क्या थे, अभी पाकिस्तान के सारे जो दुनिया के 8000 पहाड़ मैंने देखे, जो 14 बुलंद पहाड़ है। अभी हम कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, क्योंकि दुनिया भर में अभी इंडिया में भी काफ़ी बड़े प्यारे पहाड़ है 7000 के, और चाइना तिब्बत में है, और नेपाल में है, पाकिस्तान में है, तो बड़े इंटरेस्टिंग पहाड़ अनक्लाइंब पीक भी हम देखते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग देखते हैं कि यार इसमें भी चढ़ने के लोग क्यों नहीं आते, हमें चढ़ना। फ्यूचर में अभी मेरे प्लान है इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी कुछ अनक्लाइंब पीक्स को मैं क्लाइंब करूँ और इनको एक्सप्लोर करूँ। अच्छा, कौन कौन सी मुश्किलात का ज़्यादातर सामना रहता है? क्लाइंबिंग में मोस्टली मुश्किलात जो ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि उसी की वजह से आपका जो बॉडी सही फंक्शन नहीं करता है, और आपकी ब्लड जो सर्कुलेशन उससे मुतासर होती है, क्योंकि उस ब्लड सर्कुलेशन मुतासर होती है तो सारा आपको जो बॉडी जो फंक्शन सही नहीं करता है, तो उसकी वजह से काफ़ी मसला ये होते हैं। और अक्सर मुश्किलात काफ़ी नेचर से आपको काफ़ी मुश्किलात होती है, माउंटेन पे अवलांच आते हैं, पत्थर आते हैं, लोग फिसलते हैं, तो ये दुनिया के सख्त तरीन कामों में से एक काम है, एक्सट्रीम एडवेंचर काम। अच्छा साजिद, अगर हम हाई माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ पर जो स्लोप्स होती हैं वो स्टीप होती हैं, और अगर जहाँ पे स्नो हो तो वहाँ पे स्लिपरी हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं? नहीं, हमारी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है। अभी हम IFMJ माउंटेन गाइड्स होते हैं, अभी मैं खुद पाकिस्तान में तो कोई IFMJ इंटरनेशनल फेडरेशन माउंटेन गाइड एसोसिएशन सर्टिफाइड तो कोई बंदा नहीं है। लेकिन हमें भी कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ तजुर्बे होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग्स होती है हमारी शुरू से, हमें फिर आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस आपको तजुर्बा बताता है कि आप बर्फ़ कितनी होगी, इधर मौसम खराब होगा तो क्या आपको फेसिस होती है, हवा इतनी चल रही है तो इसमें आपको किस तरह सर्वाइव करना है, तो इस तरह के हमें एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौके भी आते हैं क्योंकि बंदा नेचर से जा के नेचर से बंदा फाइट किसी हद तक कर सकता है, उससे आगे एक खास लिमिट तक कर सकता ये है। बात है। तो अगर वो कुछ ज़्यादा ही हो तो फिर बंदा अपने आप को सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, इस तरह की चीज़ों को तो देख के जाना चाहिए। व्यूअर्स, साजिद सतपारा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायज़ा बुखारी। हमारे आज के मेहमान हैं साजिद सतपारा, और बहुत कुछ सीखने को मुझे आपसे मिल रहा है। पहली दफ़ा मैं किस तरह से किसी माउंटेनियर का इंटरव्यू कर रही हूँ। अच्छा साजिद, ये बताएं कि जब आप लोग जाते हैं अपने ट्रिप पर, तो एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर आपके साथ होता है, वाटर रेजिस्टेंट ग्लासेस होती हैं, टैंक्स होते हैं, सेल फोन होता है, मैप्स होते हैं, और फर्स्ट एड किट होती है, ट्रैकिंग पोल्स होते हैं, ये सब कुछ तो मुझे पता है कि होता है। इसके अलावा क्या क्या लेके जाते हैं आप? इसमें प्रोफेशनल जो माउंटेन क्लाइंबिंग होती है इसका
अपना एक किट होता है। अभी हमारे पास प्रोफेशनल जो वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड्स अभी नॉर्थ फेस, ला स्पोर्टिवा, स्कर्पा, पर्जल, इस तरह के जो मुख्तलिफ जो किट्स होते हैं जो बेस्ट लाइट वेट और एक्सट्रीम एडवेंचर के लिए हैं वो डिज़ाइन करके बनाते हैं। तो उस तरह का इक्विपमेंट होता है। वो पाकिस्तान में बनते हैं या बाहर से? नहीं, बाहर से बनते हैं। उसकी क्या कॉस्ट क्या होती है? छोटे वो बड़ा एक्सपेंसिव है। अभी उसके जूते आप लेते हैं तो हमारे पाकिस्तानी अभी तो कोई 2-2.5 लाख के उसके जूते होते हैं। अभी उसको डाउन सूट होती है, डाउन सूट कम से कम 3 लाख या 2-2.5 लाख की डाउन सूट होती है जो बेस्ट ब्रांड होती है। अच्छा। हमारा अगर प्रोफेशनल जो किट होता है हमारी शूज़ से लेकर क्रिम्पोन, आई शैड, ग्लव्स, सन ग्लासेस, आपके जो इनर वेयर फ्लीस स्वेटर्स होते हैं उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर प्रॉपर एक मॉडर्न या वेल इक्विपमेंट आप जो बेहतरीन इक्विपमेंट खरीद लें तो कम से कम 15-20 लाख का इक्विपमेंट पड़ जाता है हमारा। ये बड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। मतलब ये कोई सस्ता वस्ता काम नहीं है, आप ऐसे ना शौक कर लें कि जी मेरा भी दिल कर रहा है क्लाइंबिंग करने का। इसमें हम प्रोफेशनली हम लोग प्रोफेशनल क्लाइंबर्स हैं तो हमारे पास इक्विपमेंट्स होती हैं पहले से। हम लोग उसको प्लान करके उसको प्रीफर वो करके रखते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ये बड़ा दुनिया का एक्सपेंसिव स्पोर्ट में से एक स्पोर्ट है ये। बिल्कुल। अच्छा, और वेदर का आप लोग पहले से जी अभी पता होता है या और ये भी बताएं कि कौन सा वाला मौसम सबसे अच्छा होता है? हाँ, वेदर का भी ये होता है कि स्प्रिंग में अभी नेपाल में बेस्ट सीज़न होता है जो हिमालयास होते हैं अभी स्प्रिंग में मार्च अप्रैल मई तक। फिर समर में पाकिस्तान की केटू एरिया मुकराक्रम्स में बड़ा बेहतरीन मौसम होता है अभी जून जुलाई में। फिर ऑटम में नेपाल और चाइना तिब्बत की कुछ माउंटेन से उधर क्लाइंबिंग होती है, उधर अच्छा मौसम होता है। इसी वो उसके प्लान के तहत जो कैटेगरीज बनाई हुई सीज़न की। और केटू को अगर किसी ने सर करना है तो कौन सा वाला मौसम सबसे बेस्ट मौसम जो है मिड जून के बाद और जुलाई के लास्ट मंथ तक, क्योंकि मोस्टली जो केटू की हिस्ट्री में समिट्स हुई 20 जुलाई से 30 जुलाई के बिटवीन समिट्स हुई है। इसी के दौरान सारे लोग चढ़ते हैं। और जो हम वेदर फारकास्ट देखते हैं अभी मुख्तलिफ दुनिया की जो वेदर फारकास्ट एजेंसीज होती हैं तो हम उन्हें पे करते हैं, हमारी जो टीम होती है अभी पे करके उनसे वेदर फारकास्ट लेते हैं। तो हमें प्रॉपर अभी कंटूम के हिसाब से और दिन के हिसाब से और अक्सर उस तरह की जो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वेदर फारकास्ट देते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे तो आप जा भी नहीं सकते कभी। विंड की स्पीड कितनी होती है, इस दिन मौसम क्या होगा, बादल आएंगे नहीं आएंगे, बर्फबारी ठंडी हवाएं, बर्फबारी हो फला, मुझे तो सोच के खौफ आ रहा है। तो हमें इंफॉर्मेशन और वेदर फोरकास्ट देते हैं। अच्छा, और साजिद ये भी बताएं कि अभी रिसेंटली मार्च में मेरा ख्याल है आप कोई कैंपेन शुरू करने वाले हैं? नहीं, इंशाल्लाह मेरा अभी जो मेन 2000 जो ट्रीज का मेन जो प्रोजेक्ट केटू क्लीन अप कैंपेन 2020 जो अंडर डिवीजन ऑफ अली सतपारा फाउंडेशन में कर रहा हूँ। क्योंकि एक रूल तो है कि अभी जो भी ट्रेकर जाता है, एडवेंचरर या माउंटेन क्लाइंबर जाता है तो अपनी जिम्मेदारी होती है कि उस एरिया को आप खुद साफ करें। आप जो चीज़ें लेके जाते हैं उसको वापस लेके आए। लेकिन उसका केटू की क्लीन अप क्योंकि इतना हार्श कंडीशन होती है, बंदा अपनी जान की फिक्र में लग जाता है, काफ़ी वो चीज़ें छूट जाती है उधर। तो मेन एक इशू है क्योंकि रस्सियाँ लगाते हैं हम लोग केटू में चढ़ने के लिए भी, अक्सर माउंटेन में चढ़ने के लिए। तो उधर अक्सर जगह रॉकी पार्ट्स होते हैं तो एक्सपोज उधर रह जाती है, वो घर सड़ जाती है। तो एक जगह में कम से कम 30-40 रस्सियाँ में मैंने 5-6 दफ़ा केटू पर अटेम्प्ट किया क्लाइंबिंग के लिए, 2 दफ़ा सबमिट किया है। तो मैंने देखा है कि एक जगह में 40-50 रस्सियाँ में लटकी हुई है। तो उधर आपका जहन ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितना काम नहीं करता है। तो आप जो ओल्ड रोप्स हैं उनको पकड़ के आप जो डिसेंडिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसको आप फिक्स करके उतरना शुरू कर, वो टूट जाता है। अक्सर इस तरह के एक्सीडेंट्स, काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उनको भी मेरा क्लीन करने का प्रोग्राम है, रस्सियों को भी। और जो गार्बेज होता है अभी हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं लोग, टेंट, फूड कनस्टर, मुख्तलिफ दुनिया जहाँ के इक्विपमेंट्स उधर छूट जाते हैं। और उसके बाद नहीं, उनको ठीक है अपनी जान की फिक्र होती है, लेकिन उन चीज़ों को वापस अपने साथ लाना चाहिए। गंदगी तो कहीं पर भी नहीं फैलानी चाहिए। टूर ऑपरेटर्स होते हैं अभी जो मुख्तलिफ जो ट्रेकिंग और एडवेंचर कंपनीज होती हैं उनकी नेग्लिजेंस है, क्योंकि कमर्शलाइज किया अभी जो एडवेंचर स्पोर्ट माउंटेनिंग को। और नेपाली और पाकिस्तानी जो एजेंसी होते हैं अक्सर फुल बोर्ड क्लाइंट्स कहते हैं, वो क्लाइंट्स लाती है दुनिया भर की हुई IP क्लाइंट्स, ताकि उधर से कमा के तो लेके जाते हैं और नेचर का इतना वो केयर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से काफ़ी नेग्लिजेंस हुई है। और हमारे क्योंकि उधर ग्लेशियर्स हैं सारे, उधर गंदगी होती है तो उससे क्लाइमेट चेंज काफ़ी इशूज आ रहे हैं। और अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप लोगों का जो ब्रेकफास्ट होता है उधर, वो उसमें आप लोग विटामिन C, आयरन टैबलेट्स, हॉट मिल्क, चॉकलेट वगैरह लेते हैं? हाँ, इसमें हम तो मौसम के हिसाब से अब बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हम नेचुरल वो पहाड़ी लोग हैं हम। अच्छा, आप लोग बनेंगे बाकी लोगों के लिए विटामिन और एनर्जी का, क्योंकि हमारा डाइट होता है पूरा, हम गोश्त और हमने क्या हमें पता होता है कि कौन सी डाइट लेनी है। अभी हम बेस कम में होते तो हमारे उधर से याक हम लेके जाते हैं बेस कम, उनका गोश्त खाते हैं ज़्यादातर। और मुख्तलिफ जो राइस और बेहतरीन जो एनर्जी के लिए जो हेल्पफुल चीज़ें होती है वो हम खाते हैं। लेकिन हमने दुनिया भर की जो एडवेंचर लोग आते हैं माउंटेनर्स,
उनको देखते वो विटामिन सी और मुख्तलिफ जो एनर्जी के ड्रिंक्स होते हैं और मुख्तलिफ चॉकलेट्स वो ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, तो डेली आप लोगों का मेडिकल चेकअप भी होता है? मेडिकल चेक के जब आप लोग ऊपर जाते हैं? हाँ, अक्सर मेडिकल चेक होता है। अक्सर हम अपनी बॉडी जो 1 साल में एक दफ़ा हम चेकअप करते हैं, आपकी बॉडी कंडीशन क्या है। 1 साल में एक दफ़ा? साल में एक दफ़ा, क्योंकि हमें आप मेडिकल चेक अगर बंदा ही आप फिजिकली फिट नहीं तो चढ़ नहीं पाते उधर। सबसे ज़्यादा वहीं चेकअप तो आपको उधर चढ़ने की बात ही पड़ता चढ़ता है। अगर आपके अंदर कोई लंग्स का कोई मसला है, आपकी बॉडी में कोई वो है मसला है, तो चढ़ ही नहीं पाते हैं, आपको चढ़ ही नहीं सकते हैं। अच्छा, K2 को सर करना माउंट एवरेस्ट को सर करने से ज़्यादा मुश्किल है या आसान है? जी, माउंटेनियरिंग में माउंटेन की हर एक की एक स्पेसिफिक उसकी वो कैटेगरीज होती है। अभी माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है, तो उसमें अगर विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कमी के ज़्यादा मसाइल आते हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फिर K2 दुनिया का सख्त तरीन पहाड़ है, स्टीफ है और उसमें चढ़ने के लिए आपको काफ़ी एनर्जी चाहिए। और नंगा पर्वत काफ़ी बड़ा पहाड़, इसमें लोग रास्ता भटक जाते हैं। कुछ पहाड़ों में एवलांचेस ज़्यादा आते हैं, कुछ पहाड़ों में रॉक फॉल ज़्यादा होती है, पत्थर ज़्यादा आते हैं, कुछ इस तरह के बहुत से मसाइल होते हैं। हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि ये बंदा ये पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता है और ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, ये इस पहाड़ की निस्बत ये कम डिफ़िकल्ट है। उसका एक अपना वेदर फोरकास्ट होता है उसी हिसाब से। लेकिन अभी हम जो फर्टिलिटी रेट होती है, जो डेथ रेशो होता है, उससे हम माउंटेन की डेंजरस उसको वो करते हैं। तो K2 सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सी वाली बात है? सबसे जो नेपाल का भी अन्नपूर्णा नंबर 1 रैंकिंग पर नंबर 1 पे है, उसके बाद दूसरे नंबर पे K2 है, तीसरे नंबर पे नंगा पर्वत है जो फर्टिलिटी रेट पे। अच्छा, वो जो नेपाल वाली आप उस पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं? हाँ जी, अभी नेक्स्ट मेरा प्लान उसी का है, क्योंकि हम एडवेंचरस स्पोर्ट है, हमें नहीं होता है कि ये सख्त पहाड़ है, डेंजरस है, तो हमें इस पे चढ़ने नहीं। और माउंट एवरेस्ट पे भी जाने का है? इंशाल्लाह अभी मैं अन्नपूर्णा में जाऊंगा, उधर जाके मैं डिसाइड करूंगा कि माउंट एवरेस्ट पे जाना है या नहीं। और विदाउट ऑक्सीजन? जी इंशाल्लाह। माउंट एवरेस्ट पे अभी तक कोई पाकिस्तानी नहीं है जिसने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया हो, तो उस पर विदाउट ऑक्सीजन में क्लाइंब करना चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वैसे मैं तो कहूँगी कि आप विद ऑक्सीजन करें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए, आप हमारे कौम का फ़ख्र है। अच्छा, जब आप लोग क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं तो फीमेल क्लाइंबर्स भी आपके साथ होती हैं या ज़्यादातर मेल हजरात ही होते हैं? ज़्यादातर अभी जो यूरोपियन और दूसरी जो दुनिया भर के जो फॉरनर्स होते हैं उसमें फ़ीमेल्स काफ़ी आती है। अभी हमारे पाकिस्तानी में कुछ फ़ीमेल्स हैं अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी ये ट्रेंड शुरू हो रहा है। काफ़ी फ़ीमेल्स अभी फेमस क्लाइंबर्स हैं जिन्होंने K2 भी सबमिट किया लास्ट ईयर। तो फर्स्ट पाकिस्तानी लेडीज़, तो लेडीज़ ने K2 क्लाइंब किया। लेकिन कम है मेरा ख्याल है। नहीं, अभी काफ़ी कम है पाकिस्तान, क्योंकि हम एक मुसलमान कंट्री है, उसमें काफ़ी अभी पर्दे के मसाइल आते हैं, उसको आप जो इस तरह के काफ़ी मसाइल आते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में। और मैं बहुत प्रोफेशनल क्लाइंबर हूँ अभी माशाल्लाह। और मैं बहुत चाहता नहीं कि मेरी बहन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जाए, क्योंकि उसमें आपका इस्लामी जो फैक्टर की वजह से काफ़ी वो मसाइल आते हैं। तो इस्लामी कवानीन, अगर ईरानी भी क्लाइंबर्स आती हैं, अभी हम ईरान को अक्सर वो कहते हैं, तो ईरानियों ने भी सबमिट किया, लेकिन काफ़ी फैक्टर आते हैं उसमें, थोड़ा अवॉइड करने से वो होता है। अच्छा, मतलब आप इनकरेज नहीं करेंगे अगर फीमेल्स आना चाहती हैं? नहीं, इनकरेज एज अ क्लाइंबर ट्रेनिंग हो, लेकिन उस हद तक इस्लामी वो उसमें किसी मौलाना से या उससे ही, क्योंकि मैं रिलीजियस इतना हो तो नहीं हो सका उससे ही पूछना पड़ेगा कि इस तरह के एडवेंचर अगर रोजी रोटी है उसको प्रोफेशन कमाने के सिलसिले में किस सिलसिले में। अच्छा, K2 सर करने में आपको कितना टाइम लगा था? हमें K2 सर करने में कोई 20-25 दिन मिनिमम लगते हैं, मैक्सिमम। जब फर्स्ट टाइम किया था तब कितना दिन लगे? और जब टाइमिंग एक्सपीडिशन की एक टाइमिंग होती है, आप बेस कैंप में जाते हैं, उसका फिर 20-30 दिन उधर बैठते हैं, फिर ऊपर रसियान लगाते हैं, टेंट लेके जाते हैं, आपकी फूड शिफ्टिंग होती है, एक प्रॉपर आपका मौसम खराब होता है तो बेस कैंप में बैठते हैं, फिर मौसम साफ हो तो ऊपर चढ़ते हैं। उसमें 35-40 दिन तो आपका बेस कैंप का स्टे होता है ड्यूरेशन। और जब सारा कुछ प्रेपर हो के आप एक्लोमेटाइज होते हैं, फिर आपको जो सी आप हवा में थोड़ा ऊपर एक्लोमेटाइज कहते हैं हम लोग, अब कैंप 2 में एक नाइट गुजारते हैं, कैंप 3 में गुजारते हैं, तो आप उस हाइट में थोड़ा अपनी बॉडी को यूज टू करते हैं। अच्छा, जब आपने कहा कि अभी कितनी दफ़ा 30 से 35 दिन तो पहले आपको बेस कैंप में लग जाते हैं। जब रसियां लगती है, सारा मौसम साफ हो के जब करते हैं 3-4 दिन में बेस कैंप से समिट में पहुंच जाते हैं हम लोग। अच्छा, तो कभी ऐसा भी हुआ कि आप लोगों ने फोरकास्ट के मुताबिक इतना प्लान किया हो कि इतने दिनों में मौसम साफ हो जाएगा, मतलब साफ होगा तो फिर हम जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दिन लग गए हो? हाँ, अक्सर होता है, अक्सर, क्योंकि जो अभी वेदर फोरकास्ट जो एजेंसीज होती है उनका वेदर भी फूड वगैरह की चीज़ें आप लोगों की कमी चीज़ें नहीं आ जाती? आप बहुत ज़्यादा वाफिर तादाद में लेके जाते हैं? उसमें होता है, लेकिन हम इस तरह अपने आपकी बॉडी को मैनेज करते हैं कि आप 3-4 दिन भी कुछ खाए पिए आपको काम कर सकें, चढ़ सकें, इतना आपके अंदर सकत होनी चाहिए आपकी बॉडी में।
क्योंकि ऊपर हाइट में आपकी ना नींद आती है, ना आप प्रॉपर फंक्शन कर सकते हैं। तो उसमें आपकी बॉडी में इतना पावर होना चाहिए कि अंदर आपकी जितना पावर हो। अच्छा, जब आप क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं तो मतलब कितनी देर के बाद, भाई क्योंकि मुझे तो भूख लगती है, खाना चाहिए होता है, आप लोग कितनी देर के बाद ब्रेक लेते हैं, खाते हैं? 3-4 दिन का बता के तो आपने मुझे हैरान और परेशान कर दिया। खाने का दिल नहीं करता उधर, क्योंकि आपकी बॉडी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो सारी जो आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो तो खाने का दिल भी नहीं करता है, हमने बहुत एक्सपीरियंस किया है। आपको मजबूरन आपकी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आपको पानी पीना पड़ता है, बहुत मजबूर ज़बरदस्ती आपको पीना पड़ता है, आपको कुछ खानी पड़ती है, डिहाइड्रेशन ना हो। उसका एक प्रॉपर एक चाय वाय का इंतजाम होता है या नहीं होता है वहाँ पे? हाँ जी जी, हम ग्रीन टी सभी जो चॉकलेट्स कॉफ़ी, तो हम बेस्ट कम में तो हमारे पास दुनिया भर की जो मेन्यू और डिशेज बनती है, क्योंकि बेस्ट हमारे पास अभी सिस्टम होता है, अभी किचन स्टाफ होता है, बड़े बेहतरीन शेफ्स आते हैं। अरे वाह, तो कौन सी ऐसी डिश है जो आप लोग पसंद से अपने ऑर्डर पे बनवाते हैं कि भाई आज ये चाहिए? हाँ, उधर प्रॉपर मेन्यू होता है। मोस्टली हम ये प्रीफर करते हैं गोश्त को ही, मुख्तलिफ अभी गोश्त को। फिर हम कल्चरल जो दुनिया भर के लोग आते हैं उनकी अपनी जो फेमस डिश होती है, उनके जो वहीं एंजॉय करते हैं हम लोग। आज ये मुल्क से ये बंदा आया हुआ है, इसकी कौन सी फेमस है, इसके मुल्क में आप ये इनको ऑर्डर देने, ये बनवाओ, ये करना। अभी नेपाल में जाते हैं, मोस्टली उनकी जो नेपाली जो कल्चरल डिशेस होती है वो भी हमें प्रोवाइड होती है बेस कम में। अभी उनकी थकाली और मुख्तलिफ जो राइस, बारबेक्यूज, दुनिया भर की जो डिशेस वो बनती है। अच्छा, आप क्या सिर्फ, अगर ये थोड़ा सा सीरियस किस्म का सवाल आ जाएगा कि क्या सिर्फ पहाड़ों की चोटियां ही सर करते हैं, या ज़िंदगी में दरपेश ऐसी मुश्किलात का कोई हल भी आपके जहन में है जो आमतौर पर पेश आती हैं आवाम को? आवाम को मुश्किलात, हाँ, ज़िंदगी ही एक जस्तजू स्ट्रगल का नाम है मुश्किलात, क्योंकि हम एडवेंचर लोग होते हैं। तो अभी मैं खुद अपनी फैमिली का एक ज़िम्मेदार बनना हो अपने वालिद के बाद, मैं अपनी फैमिली को टेक केयर करता हूँ। काफ़ी मुश्किलात होती हैं, हम भी नॉर्मल लोगों की तरह ही लाइफ जीते हैं। महंगाई के मसाइल, दूसरे मसाइल से काफ़ी हम डिस्टर्ब होते हैं, जो स्पेशली जो मुल्की हालात से भी, क्योंकि लास्ट ईयर ही हम जब कोरोना जो वायरस है इंटरनेशनल उसमें आया था, तो हम 1 साल घर में बैठे रहे। नाम हमारा, क्योंकि मेन जो इकनॉमी हमारी क्लाइंबिंग से ही हम कमाते थे, बिल्कुल, उससे काफ़ी मसले आते हैं। और क्योंकि मैं यंग हूँ अभी, इतने मसले तो देखे नहीं, मैं 2 साल मैंने जिम्मेदारी उठाई, क्योंकि पहले वालिद सब कुछ घर का निज़ाम चल रहा था, सब कुछ वो करते थे। तो काफ़ी मुश्किलात हम इतनी नहीं देखी, क्योंकि हम वी आर प्रोफेशनल क्लाइंबर्स और अपनी एक फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम कमाया है और अच्छा खासा कमाते हैं। तो अच्छा, तो साजिद कभी ज़िंदगी में ज़िंदगी के किसी मरहले पर जाके ये भी सोचे आगे चल के कि सियासत में आएंगे? नहीं, पॉलिटिकल, क्योंकि वी आर, हम कहते हैं जो नेचुरल लवर और एक साफगो और कैंडिड लोग होते हैं, हम जो नेचर से वो करते हैं, तो उस पॉलिटिकल हमारा माइंड ही नहीं होता है। लेकिन पर्सनली मैं अभी भी थोड़ा वो, अभी कोई सपोर्ट करता हूँ अक्सर जो हम अपने जो होते हैं लीडर्स होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम दुनिया भर के लोगों को देखते हैं और हमारा एक जो साइकी होता है कि ये बंदा सही काम कर रहा है, ये मुल्क के साथ फेयर है और ये कुछ कर सकता है, तो हम उसको अपनी जो कर सकते हैं वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो वैसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते हैं, टाइम मिलता है आपको? जी जी, हम प्रॉपर हमारी जो नेशनल मीडिया को काफ़ी फॉलो करते हैं, हम उसकी मुल्क में क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, इस वक्त जो मुल्क में चल रहा है वो पता है क्या चल रहा है? जी जी, ज़रूर ज़रूर, मुल्क के सारे आगाज़ क्या मुतमईन है या क्या, मतलब किस तरह के हालात देख रहे हैं? नहीं, अभी मुल्क के हालात अभी, क्योंकि हम देखते हैं इतने साजगार नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है अभी, स्पेशली जो हमारे इमरान खान, एक बंदा में जो हमें मिला था पहले से, हमें एक उम्मीद का नाम है इमरान खान, एक लीडर जो इस तरह के लीडर कभी कभार आते हैं। तो पर्सनली हमने इसकी जो हुकूमत में, क्योंकि एक कोरोना आया और दूसरे कुछ काफ़ी मुश्किलात के बाद हमने इसकी जो हुकूमत के ड्यूरेशन में जो चेंजेस देखे हैं, वो पहले हमने अपनी जो 20-25 साल अभी मेरी उम्र है, तो मैं जब से होश संभाला है तो काफ़ी पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखा है, तो उसमें इतनी वो मुश्किलात के बाद भी काफ़ी बेहतरीन सिस्टम था। अच्छा, खान साहब के टाइम में बेहतरीन सिस्टम था, क्योंकि उसके जो टूरिस्ट आए, क्योंकि हम एडवेंचर लोग होते हैं, उसने जो फैसिलिटीज़ की टूरिस्ट के लिए, उस टूरिस्ट जितने आए, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में काफ़ी जो प्रमोशन हुई है हमारे एरियाज में। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं खान साहब ने टूरिज्म को बड़ा प्रमोट किया, लेकिन चले फिर एक गवाही की सूरत में आप सामने हैं। हम बहुत इसके विटनेस हैं, बिल्कुल। खान साहब के दौर में अभी लास्ट ईयर ही जो सबसे ज़्यादा K2 की सक्सेस समिट्स हुई हिस्ट्री में, उससे ज़्यादा लोग उस तक 2004 में एक दफ़ा आए थे सबसे ज़्यादा लोग K2 चढ़ने के लिए। अच्छा, उसके बाद लास्ट ईयर 2022 में खान साहब के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग आए K2 चढ़ने के लिए। अच्छा, तो हम इसी की विटनेस हैं। फिर अभी जो खान साहब के साथ हो रहा है, आप उससे खुश तो यकीनन नहीं होंगे? नहीं, ये मुल्की हालात, क्योंकि एक वो होते हैं मुल्क के एक इदारे भी होते हैं जिनकी एक, क्योंकि हमारा माइंड उस लेवल तक काम नहीं करता है कि हम बोले कि
उस लगता है तजुर्बा भी नहीं है कि इसकी सलामती के इदारे होंगे, मुल्क की एक अपनी पॉलिसी हो। लेकिन अभी खान साहब के साथ आप चाहते हैं खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आए? जी शूर, वी आर फुली सपोर्टेड इमरान खान। हम चाहते हैं कि इमरान खान फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, और हमारी ख्वाहिश भी है, और इंशाल्लाह इसके लिए हम अपने जोश पे जो सपोर्ट कर सकते हैं वो इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि एक आखिरी सवाल कि एक K2 अगर की हम बात कर लें कि एक चोटी को सर करने पर कितने $1000 एक बंदे पर खर्चा आता है? इसमें डिपेंड करता है आप किस तरह की सर्विस लेते हैं। तो अभी एक प्रोफेशनल क्लाइंबर जाता है तो उसको बेस कम सर्विस लेता है। तो मिनिमम भी बता दें और मैक्सिमम भी बता दें। मिनिमम अभी हम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि रॉयल्टी फीस और दूसरे इतने हो नहीं आते, तो मिनिमम पाकिस्तानियों के लिए 10-15 लाख से ऊपर अभी 15-20 लाख में कवर हो जाता है। ये मिनिमम है। इंटरनेशनल अगर कोई क्लाइंबर आता है तो $25,000 to $30,000, $25-30,000 एक्सपेंस आएगा। ये मैक्सिमम है, ठीक। अच्छा, आप अपने देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं अपने देखने वालों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप खुश रहें, और आपका जो इंटरेस्ट है जिस काम में उसी को करते रहें। और पहाड़ों को स्पेशली हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ने सारी चीज़ से नवाजा, दरिया, समंदर, पहाड़, सहरा, तो इस पाकिस्तान को एंजॉय करें और मुल्क से मोहब्बत करें, क्योंकि हम एक पाकिस्तानी हैं, तो हमारा यही एक पहचान है। तो और हमारे दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप भी सबकी दुआओं में हैं, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए। तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।